उस समय यहाँ पर गहलोत सरकार थी तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ अनुमति नहीं देंगे। तो हमारा ये था कि शहर में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप भवानी निकेतन करिए या और दूर जाइए। तो हमारे प्रकाश जी भाई साहब प्रांत प्रचारक थे, तो हम ये कहते रहे कि हम जनपथ पे करेंगे। अच्छा, सरकार ने कहा कि अनुमति, प्रकाश जी सह प्रांत प्रचारक रहे होंगे शायद। सह प्रांत प्रचारक। तो उस समय वो बोले कि हम जनपथ पे करेंगे, और हम बोले जनपथ पे करेंगे, वो बोले दूर करो। ये सब चलता रहा। जब केवल 8-10 दिन रह गए, तब प्रकाश जी भाई साहब और 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिल करके और इस अमरूदा के स्थान को देखा कि ये बड़ा अच्छा है। तो ये सरकार के अंडर में नहीं था, इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाछावत जी इसके कमिश्नर नियुक्त किए हुए थे। तो भाई साहब और भरत व्यास जी दोनों दिल्ली गए, चुपचाप वहाँ जाके रसीद कटा लाए। हमारे यहाँ पर एसोसिएशनों की लड़ाई के कारण अभी हमारे पास देश भर में देश का एक फुटबॉल संघ नहीं है, तो वो टीम कौन भेजे, इसका झगड़ा चल रहा है। पूज्य सरसंघ चालक जी जो अभी वर्तमान में मोहन जी भागवत हैं, ये उस समय कार्यवाह थे तो घर पधारे। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि उस दिन के बाद वो कहीं भी मिलते हैं तो भूलते नहीं है, याद रखते हैं। अच्छा, सरसंघ चालक जी। सरसंघ चालक जी वो कहते हैं कि आपके घर मैंने बेजड़ की रोटी और बथुए का रायता खाया था, ये याद है मुझे। अच्छा, तो जहाँ भी मिलते हैं वो कहते हैं। और मुझे तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा सुअवसर अभी मिला जब पुत्र का विवाह हुआ। तो विवाह में नहीं पधारे, तो मैंने निवेदन किया कि इनको आशीर्वाद देना है। तो वो जहाँ ठहरे थे वहाँ गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया बेटा बेटी बहू को, दोनों को। मन में देशभक्ति है, संगठन की शक्ति है, आ रहा शताब्दी वर्ष, स्वयं सेवकों में है बहुत हर्ष। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। इन कहानियों में छिपी पड़ी हैं अनेक ऐसे तथ्य जिनसे आज के नए कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि क्या संघ के कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष किया है। उस दौर में न कहीं कोई बहुत अधिक जन समर्थन दिखता था, न कहीं कोई राजनीतिक चर्चा होती थी, न कहीं बहुत अधिक विविध संगठन हुआ करते थे। मूल काम था संघ की शाखा का और उस शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का। लेकिन अलग अलग संगठन आगे बढ़ते गए समय के साथ और संघ का व्याप भी बढ़ता गया। जब संघ का व्याप बढ़ा तो अलग अलग क्षेत्रों में संघ का काम भी बढ़ा। इसी प्रकार से खेल और खिलाड़ियों का एक क्षेत्र है जहां भी संघ की धमक पहुंच चुकी है, या कहिए कि भारत का विचार क्रीड़ा भारती के माध्यम से खेल और खिलाड़ियों के बीच पहुंचने लगा है। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं क्रीड़ा भारती के क्षेत्रीय संयोजक और केशव विद्यापीठ जामडोली के सचिव श्रीमान मेघ सिंह जी। मेघ सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघ सिंह जी का जैसे मैंने परिचय करवाया, क्रीड़ा भारती के आप क्षेत्रीय संयोजक हैं। उसके पहले विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां रही जयपुर महानगर में भी आपके पास, और साथ ही साथ केशव विद्यापीठ जामडोली जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव संस्थान है, उसके भी सचिव की जिम्मेदारी का आप निर्वहन कर रहे हैं। मेघ सिंह जी, जैसा मेरे को जानकारी है कि शताब्दी वर्ष में अलग अलग जो संगठन हैं, संघ विचार परिवार जिसको कहते हैं, सामान्यतया विविध संगठन कहते हैं, उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ तय किया ही होगा निश्चित रूप से कि शताब्दी वर्ष में क्या करने वाले हैं। तो क्रीड़ा भारती को लेकर हम जानना चाहेंगे कि आखिर शताब्दी वर्ष में क्या कुछ विशेष योजना है क्रीड़ा भारती की। पहले तो सभी को नमस्कार। क्रीड़ा भारती खेल के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। 2009 से राजस्थान में भी प्रारंभ हुआ और पूरे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। अभी 550 से अधिक जिलों में क्रीड़ा भारती का कार्य है जी। और अधिकांश खेल संगठनों के पदाधिकारी, बड़े खिलाड़ी, अच्छे कोचेज सब क्रीड़ा भारती से जुड़े हैं। खेल से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, इस विचार को लेकर क्रीड़ा भारती काम करती है। बाकी सब एसोसिएशन, बाकी सारे खेल संघ केवल खिलाड़ी तैयार करते हैं। क्रीड़ा भारती खिलाड़ी होने के साथ साथ नागरिक और देश प्रेमी, राष्ट्र को प्रथम रखने वाला ऐसा खिलाड़ी बने, इसके लिए क्रीड़ा भारती कार्य करती है जी। शताब्दी वर्ष में क्या कुछ शताब्दी वर्ष में विशेष रूप से हमने ये सोचा है कि क्रीड़ा भारती की इकाइयाँ अभी सब जिलों तक पहुँची है। हम इस शताब्दी वर्ष में क्रीड़ा भारती का कार्य तहसील केंद्रों तक हम पहुँचाएंगे। अच्छा। दूसरा, हमारे यहाँ पर प्रतिदिन की गतिविधि के रूप में खेल केंद्र चलते हैं। अभी राजस्थान में हमारे लगभग 200 खेल केंद्र चलते हैं।
इन खेल केंद्रों की संख्या हम राजस्थान में 500 तक करेंगे और देश भर में ये लाखों की संख्या में खेल केंद्र हो, इसका प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। क्योंकि खेल केंद्र ही की गतिविधि के माध्यम से ही खिलाड़ी हमारे साथ में जुड़ता है और सभी प्रकार के खेलों के खेल केंद्र हम हमारे यहाँ चलाते हैं। इसके अलावा इसमें विशेष एक हम कार्यक्रम करने वाले हैं कि इस वर्ष पूरे देश भर में खेल सृष्टि में भारतीय दृष्टि, इस विषय को लेकर के हम 100 गोष्ठियाँ करने वाले हैं। उसमें गोष्ठी भी होगी, सेमिनार भी होगी, वेबिनार भी होगी और व्याख्यान भी होंगे। अच्छा, राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि इन 100 संगोष्ठियों का पहला कार्यक्रम जयपुर में हो चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 10 अगस्त को हुआ। 350 खिलाड़ी थे। ऑर्गेनाइजर के जो अपने संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर जी, उनका उसमें उद्बोधन रहा। राजस्थान के खेल राज्य मंत्री के विश्नोई रहे, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब रहे। उसमें जो विचार आया कि भाई आखिर भारत का जो विचार है खेलों को लेकर के वो क्या है, उसमें विशेष बात ये निकल करके आई कि हमारे यहाँ पर युद्ध में भी धर्म निभाया जाता था जी। खेल तो बहुत दूर की बात है कि स्त्रियों के हाथ नहीं लगाना, बच्चों को नहीं मारना। तो मुझे लगता है कि ये बात अगर हमारे खेलों में भी आ जाएगी तो ये जो आजकल डोपिंग की समस्या है, आजकल एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं, वो सब उसके कारण से समाप्त होकर के एक स्वस्थ खेलों की परंपरा, और भारत का प्रत्येक व्यक्ति खेले। क्रीड़ा भारती केवल 5-7-10 लाख खिलाड़ियों की संगठन नहीं है। 1 करोड़ 40 हमारी 1 अरब से अधिक जो हमारी आबादी है, ये सब प्रतिदिन खेलें, कुछ न कुछ खेलें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आनंद के लिए खेले। ये क्रीड़ा भारती का लक्ष्य। निश्चित रूप से जो लक्ष्य क्रीड़ा भारती का मेघ सिंह जी ने बताया, उसमें बहुत महीन बात ये भी आ गई कि हमारे यहाँ तो युद्ध में भी धर्म निभाया जाता था। लेकिन अक्सर आप समाज में एक उक्ति सुनते होंगे कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन यहाँ वो वाली स्थिति नहीं रही, क्योंकि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का बड़ा गहरा निहितार्थ है और यहाँ हर एक चीज की नैतिकता रही है, हर एक चीज की परंपरा रही है, और वही बात हमारे यहाँ युद्ध में भी रही है। खैर, विषयांतर नहीं करेंगे, जानना ये चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि खेल केंद्र आपके क्रीड़ा भारती की ओर से चलते हैं, वो नित्य प्रति की आपकी गतिविधि है, रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है। ठीक इसी प्रकार का काम जो है मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी है। 1 घंटे की शाखा होती है नित्य प्रति, तो वो जो 1 घंटे की शाखा है उसकी गतिविधि और आपकी क्रीड़ा भारती के जो खेल केंद्र है उनकी गतिविधियों में क्या कुछ अंतर है, क्या समानता है? शाखा में मूलतः संस्कारों पर ध्यान दिया जाता है। खेलों का प्रकार भी ऐसा होता है जिसमें से संस्कार निर्माण होते हैं जी। और फिर देशभक्ति के लिए गीत है, प्रार्थना है, चर्चा, ये सब होता है। हम क्रीड़ा केंद्र पर जिस खेल का वो क्रीड़ा केंद्र है, मान लीजिए कबड्डी का क्रीड़ा केंद्र है, अच्छा, तो हमारा पूरा जोर इस बात पे रहता है कि वो वहां पर से कबड्डी के खिलाड़ी निकले। अच्छा, तो क्रीड़ा केंद्र केवल पर्टिकुलर एक खेल का ही होता है? एक खेल का भी होता है, मल्टीपल भी होता है, लेकिन अधिकांश एक खेल के होते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमारा हिंगोनिया गौशाला में मलखंभ का चलता है, तो वहाँ खिलाड़ियों को मलखंभ का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन साथ साथ में ये गीत के माध्यम से, जैसे हमारा खेल खिलाड़ी गीत है, उसमें भी ये सारी बातें हैं। तो संस्कार भी देते हैं, लेकिन मूलतः जो, क्योंकि हमको वहाँ से खिलाड़ी तैयार करने हैं, अच्छे खिलाड़ी निकले, देश को चाहने वाले खिलाड़ी, अच्छे नागरिक निकले, इस नाते हम पर उन पर ज्यादा जोर दें। तो वहाँ जो संघ की शाखा में जिस प्रकार से अनुशासन रहता है, उतना कठोर अनुशासन क्रीड़ा केंद्रों पर नहीं रहता होगा, थोड़ा सहजता रहती होगी? सहजता तो रहती है, लेकिन अनुशासन पूरा रहता है। अच्छा। उसका एक पद्धति है कि आते ही सबको हम एक पंक्ति में खड़ा करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, पहले भारत माता की जय बोलते हैं, फिर हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और अंत में भी विसर्जन हमारे यहाँ शब्द काम में लेते हैं छोड़ने के लिए। उस समय वापस पंक्ति में खड़े होते हैं, राष्ट्रगान करते हैं या फिर अपना कल्याण मंत्र करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, उसके बाद विसर्जन होता है। इसलिए अनुशासन बना रहता है। अच्छा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अनुशासन तो हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, और खासतौर पर खिलाड़ियों की बात करें तो बिना अनुशासन के खिलाड़ी का निखरना ये संभव भी नहीं है। जो जितना अनुशासित होता है, जितना उसकी दिनचर्या ठीक होती है, समय पालन ठीक होता है, उतना ही खिलाड़ी निश्चित रूप से आगे भी बढ़ता है। आपने कहा शताब्दी वर्ष में 100 कार्यक्रम करवाएंगे, खेल सृष्टि और भारतीय दृष्टि, लगभग इस प्रकार की जो बात है। ऐसे में एक मन में प्रश्न इस प्रकार का आता है कि जब खेल अनेक प्रकार के हैं और सामान्य समाज में यदि बात करें, और उसमें भी मैं केवल एक दृष्टिकोण की बात करूं, मीडिया के दृष्टिकोण की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
50% जो है वो ध्यान केवल और केवल क्रिकेट पर रहता है, शेष 50% में बाकी के सारे खेल आ जाते हैं। तो ये जब प्रश्न आता है उसमें भारतीय दृष्टि क्या कहती है? वास्तव में क्या हुआ कि सब जगह पैसों का महत्व बढ़ने के कारण केवल ये समस्या खेल जगत में नहीं है, बाकी जगह भी है। क्रिकेट चूंकि एक व्यापार हो गया है, क्रिकेट के कारण एक व्यापार मिलता है, उसके कारण क्रिकेट को सब कंपनियां बढ़ावा देती है। आज अगर मैं कबड्डी खेलना चाहूँ तो मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरे घर की निक्कर में कबड्डी खेल सकता हूँ। हाँ, कोई उपकरण की साधन की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी का मैदान है, उसको हाथ से हम तो डोली बना करके उससे खेल लो। और इसलिए कबड्डी खेलने के लिए आपको कोई धन की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलने का विचार करेंगे तो आपको कम से कम 5 से 10 हजार रुपये का किट पहले दिन लेकर के आना पड़ेगा। आपको बैट लाना, उसके बाद आप खेल सकते हैं। आपको पैड लाने होंगे, आपको बैट लाना होगा, आपको विकेट चाहिए, आपको हैट चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, बहुत सारे apparatus है। दूसरा क्या है कि क्रिकेट दिन भर चलता है तो विज्ञापन के लिए पर्याप्त स्थान मिलता है। दिन भर क्रिकेट चलेगा, एक चौके के बाद में एक विज्ञापन, छक्के के बाद विज्ञापन, विकेट गिरा उसके बाद विज्ञापन, ओवर के बाद विज्ञापन, यानी पूरे दिन विज्ञापन मिलता है। इसलिए कंपनियों की रुचि भी क्रिकेट में, देखिए जब फुटबॉल का मैच चलता है तो आप जितने समय फुटबॉल का मैच चलता है पलक भी नहीं झपक सकते, कि इधर से इधर वो चलता है, तो इसलिए उसमें विज्ञापन की गुंजाइश नहीं है। तो इसके पीछे मूल कारण ये है। नहीं, निश्चित रूप से मेघ सिंह जी ने जो बात कही वो महत्वपूर्ण बात इस दृष्टि से भी हो जाती है कि यदि कुछ चीज़ों को बाजार चलाने लगता है और बाजार की दृष्टि उसमें आती है तो फिर चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति, भारत का गांव में बैठा भोले मन का व्यक्ति ये सब बातें समझ पाता है, तब तक तो ये सारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की लीग जिनमें अरबों रुपए का टर्नओवर इधर से उधर होता है, बाहर से खिलाड़ी आते हैं। बहरहाल पिछले कुछ वर्षों में कबड्डी को लेकर भी कुछ लीग वगैरह होने लगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेलों के जो प्रशंसक हैं वो देखते भी हैं। छोटे छोटे बच्चों में भी वो कबड्डी को देखने का एक बड़ा चाव जो है वो देखा गया है। तो निश्चित रूप से चीजें बदल रही हैं और इस संदर्भ में मुझे लगता है क्रीड़ा भारती भी निश्चित रूप से प्रयास कर ही रहा होगा। एक कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था, बीच में काट रहा हूँ आपको। क्या था कि कबड्डी को लेकर ये जो क्रिकेट का विषय आया, एक तो हमारे मन में ये नहीं रखना चाहिए कि क्रिकेट के दर्शक सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा दर्शक फुटबॉल के हैं और सबसे ज्यादा पैसा भी फुटबॉल में है। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिकेट में है, बैडमिंटन में भी काफी पैसा मिलता है। लेकिन क्या है कि ये विज्ञापन के कारण से उसको अवसर ज्यादा है। दूसरा, कबड्डी को लेकर के क्रीड़ा भारती एक बहुत बड़ा आयोजन अगले 2 वर्षों में करने वाली है। अच्छा, उसके लिए अभी हमारी जो खेल कुंभ हुआ था उसमें ये निर्णय हुआ कि आपकी जानकारी लिए कि 1936 में बर्लिन में खेल हुए थे, जर्मनी में जी, ओलंपिक्स। तो भारत के कुछ खेल, पारंपरिक खेल, उनका वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन हुआ और यहाँ महाराष्ट्र से टीम वहाँ गई थी। उन्होंने वहाँ मलखम्ब का, आट्या पाट्या का और जो हमारे ऐसे परंपरागत खेल हैं, ऐसे 5-6 खेलों का वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया और हिटलर ने स्वयं ने उनको इसके लिए मेडल दिया। तो अभी जब 2036 में ओलंपिक होंगे तो उसको शताब्दी हो जाएगी। तो क्रीड़ा भारती ने यह तय किया है कि जब इसका शताब्दी होगी 2036 में, तो हम चाहेंगे कि कबड्डी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए। और उसके लिए अभी से क्रीड़ा भारती ने योजना बनाना शुरू कर दिया है और कबड्डी को लेकर इस वर्ष पूरे देश भर में बहुत बड़े आयोजन होने वाले हैं। हम तहसील स्तर और उससे भी नीचे हर एक मैदान पर कम से कम 50-50, 60-60, 100 टीमें रहें, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। और पूरे देश भर में अभी हमारी एक प्रशिक्षण अच्छे पुराने कबड्डी के खिलाड़ियों का पुणे में हो चुका है। और अभी हम प्रांत से समितियां बना रहे हैं इस आयोजन के लिए, आयोजन समितियां। ये अभी सितंबर में पूरी हो जाएगी और अक्टूबर से देश भर में कबड्डी का माहौल प्रारंभ हो जाएगा। तो एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि संगठन की तरफ से कबड्डी को लेके इतनी बड़ी सब योजनाएं बन रही हैं। एक पिछले कई वर्षों से जो है टीवी पर प्रो कबड्डी करके एक लीग आ रही है, तो क्या फिर समानांतर 2 अलग अलग ये बड़े आयोजन हो जाएंगे? इसमें हमने तय किया है कि प्रो कबड्डी की तरह
कोई हम कंपटीशन करा के ऊपर तक लाना तय नहीं किया है। हम ये तय करेंगे, मान लीजिए आपकी फागी तहसील में 50 टीमें आ गई जी। तो फागी तहसील में उन 50 टीमों का अलग अलग ग्रुप, अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार बना के वहीं निर्णय होकर वहीं पुरस्कार दे देंगे। अच्छा, वो टीम आगे नहीं आएगी। तो वो काम का जो है विस्तार खूब हो जाएगा। विस्तार के लिए किया है ताकि कबड्डी को खेलने का आदत लगे, लोगों को आनंद आने लगे, गांव गांव में कबड्डी हो और उसी ग्राउंड, जिस ग्राउंड पर मैचेज होंगे उसका निर्णय वहीं होकर के। प्रारंभ में तो जब संघ का विस्तार हुआ उसमें बहुत बड़ा योगदान कबड्डी का भी रहा। बहुत से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, वो संघ की शाखा पर कबड्डी का खेल देखकर ही वहां से आकर्षित होकर और संघ स्थान पर पहुंचे। आपका पहली बार संघ स्थान कैसे पहुंचना हुआ? मेरे को तो सबसे पहले 1973 में आतिश मार्केट में जो सरगासुली के पीछे मैदान है उसमें शाखा लगती थी, तो मेरे पिताजी लेकर गए थे। अच्छा। तो मैं मुश्किल से वर्ष 1.5 वर्ष गया, उसके बाद में फिर इमरजेंसी लग गई 1975 में। फिर 1977 में वास्तव में भी कबड्डी खेलता था, मेरे को कबड्डी की रुचि थी, चौगान स्टेडियम में कबड्डी खेलने जाता था। अच्छा। तो मेरे साथ पढ़ने वाले एक ज्ञान प्रकाश भटनागर, वो मेरे से हमेशा पढ़ाई में एक कदम आगे रहते थे। वो फर्स्ट आते थे, मैं सेकंड आता था। अच्छा। तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित था, भाई ये हमसे आगे रहता है, पढ़ाई भी ज़्यादा करते हैं। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास में कबड्डी होती है, आप वहाँ आया करो। तो वो 1900 इमरजेंसी के तुरंत बाद की बात है, वो मेरे को लेकर के महावीर शाखा के मैदान पर लेके गए। और उन दिनों महावीर शाखा पर पूरे महानगर में अच्छी कबड्डी होती थी। महावीर शाखा की टीम बहुत अच्छी मानी जाती थी। वहाँ से कई नेशनल प्लेयर निकले। अच्छा। जिसमें रामचंद्र कसाना है, हमारे राकेश जी शर्मा है, ये उस समय की कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इनकी नौकरियां लग गई सबकी, रिजर्व बैंक में दोनों। तो वो नेशनल खिलाड़ी बने। उन खिलाड़ियों के साथ में खेलने का वहाँ अवसर मिला। मैं भी सुबोध कॉलेज के कैप्टन के रूप में इंटर कॉलेज खेलने गया। अच्छा। तो शाखा में कबड्डी के कारण ही वास्तव में हमारी रुचि थी, उसके कारण से हम वहाँ पहुँचे। और महावीर शाखा में मैं 3 वर्ष गया। उसके बाद मैंने आतिश मार्केट में दोबारा से नई शाखा प्रारंभ की। आपने बताया जैसे कि पहली बार पिताजी आपको लेकर गए, तो पिताजी भी स्वयंसेवक? पिताजी मेरे स्वयंसेवक थे, वो उदयपुर में शाखा जाते थे। अच्छा। उदयपुर हमारे पिताजी की नौकरी थी, तो उदयपुर में वो शाखा जाते थे, वहाँ संचालन में उन्होंने भाग लिया। अच्छा। और उनका बेल्ट, वो जो पुराने जमाने का मोटा बेल्ट आता था, वो अभी भी है मेरे पास में। अच्छा। रखा हुआ है। तो ये तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि संस्कार जो है वो परिवार के माध्यम से ही आपको मिला। तो पिताजी का भी कोई शिक्षण वगैरह हुआ था? नहीं, पिताजी तो वास्तव में सरकारी नौकरी में थे, इसलिए बहुत अधिक समय नहीं निकाल पाते थे, लेकिन सामान्यतः शाखा जाते। परिचय उनका था। अच्छा, आपका शिक्षण कब कब कैसे कैसे क्या क्या? मेरा फिर 1977 में 77 इमरजेंसी के तुरंत बाद सबसे पहले 3 दिवसीय शिविर लगा। अच्छा। अपने यहाँ स्टेडियम में। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, ये गीत उसका था। अच्छा। और उसमें मेरा रहना हुआ पहली बार शिविर में। उसके बाद में प्राथमिक वर्ग हुआ 79 में, 80 में प्रथम वर्ष हुआ, 81 में द्वितीय वर्ष हुआ। फिर कॉलेज आ गया तो फिर 3 वर्ष का अंतराल हो गया। 85 में मेरा तृतीय वर्ष का शिक्षण हुआ। 85 में तृतीय वर्ष। उसके बाद में लगातार 22 वर्ष संघ शिक्षा वर्गों में रहा शिक्षक के नाते। उसमें दंड युद्ध, आपके क्या कहते हैं इसको, आसन प्राणायाम, फिर आपका समता, ऐसे सब विषय मैंने वहाँ पर सिखाए। निश्चित रूप से एक बात समझी जा सकती है, अभी जैसा मेघ सिंह जी ने बताया कि तृतीय वर्ष के बाद 22 वर्ष लगातार अलग अलग शिक्षा वर्गों में शिक्षक भी रहे। हम लोग जब छोटे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे तो स्कूल के बाहर लिखा होता था ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। लगभग उसी प्रकार की बात संघ की शाखाओं में और संघ के शिक्षा वर्गों से निकलने के बाद कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव देखा जा सकता है। आपने जो कुछ सीखा है वो आने वाली पीढ़ी को आप सिखाएंगे, सेवा के लिए आप प्रस्थान करेंगे, एक प्रकार का ये भाव है। और इसीलिए, नहीं तो व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि मेरा तो शिक्षण हो ही चुका है, अब फिर से वो चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री का तापमान, जहाँ कोई कूलर नहीं, एसी की तो आप सोच भी नहीं सकते, पंखे भी नहीं हुआ करते थे, उन परिस्थितियों में भी एक एक महीने तक, 20-20 दिन तक जाना और नए जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको तैयार करना, कहीं ना कहीं ये जो जिजीविषा रही है, ये जो निष्ठा और कर्मठता रही है, उसी के बलबूते संघ शताब्दी वर्ष की ओर आगे बढ़ रहा है। अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि
संघ शिक्षा वर्ग हुए, आपका प्रशिक्षण हुआ, 22 वर्षों तक आप गए लगातार संघ शिक्षा वर्गों में। इस दौरान संघ में जब प्रारंभ में जिम्मेदारियां रही होंगी तो किस किस प्रकार की क्या क्या जिम्मेदारियां रही क्रीड़ा भारती में आने से पहले तक? क्रीड़ा भारती में आने से पहले मेरे पास 1980 से लेकर और 2017 तक जी। लगातार कोई न कोई दायित्व रहा। एक वर्ष का भी उसमें खंड नहीं है बीच में। अच्छा। तो सबसे पहले जब मैं ये गटनायकों के शिविर में यहाँ आया था स्टेडियम में, हाँ। तो गटनायक से लेकर फिर मुख्य शिक्षक आतिश मार्केट आतिश शाखा पे, फिर उसके बाद में वहाँ से हम 1980 में टोंक फाटक आ गए। अच्छा। तो टोंक फाटक आने के बाद में यहाँ भी शाखा कार्यवाह 3 वर्ष तक सुभाष शाखा हमने लगाई जी। तो उसमें हमारी अधिकतम उपस्थिति रहती थी। महानगर कार्यवाह भी रहे जयपुर में? फिर वो मतलब पहले गटनायक, मुख्य शिक्षक कार्यवाह, फिर मंडल कार्यवाह, फिर सायम में कार्यवाह, उसके बाद में महानगर सायम कार्यवाह 1987 में, उसके बाद नगर में सह कार्यवाह, फिर नगर कार्यवाह, फिर भाग में सह कार्यवाह, फिर भाग कार्यवाह रहा 4 वर्ष, फिर उसके बाद में महानगर में सह कार्यवाह और 2002 से 2009 तक महानगर कार्यवाह, फिर उसके बाद में शारीरिक प्रमुख, सह शारीरिक प्रमुख, प्रांत कार्यकारिणी में सदस्य, ऐसे अनेक दायित्व। फिर उसके बाद में सीधे 2017 में पूरी तरह से फिर क्रीड़ा भारती में आना हो गया। क्रीड़ा भारती की हम बात कर रहे थे, अभी अलग अलग खेलों की बात चल रही थी और आपने उसमें एक तथ्य ये भी बताया कि क्रिकेट के बजाय फुटबॉल जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल है। उसके बाद भी भारत की जो स्थिति है फुटबॉल में यदि हम देखते हैं तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और मन में कहीं ना कहीं मेरे जैसे बहुत सारे साधारण सामान्य लोग ऐसे हैं कि जिनके हृदय को ये बात कचोटती है कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश और हम जो है वो 32 देशों में भी शामिल नहीं हो पाते हैं, 100 के आसपास हमारी रैंक रहती है। क्या कारण लगता है और क्या लगता है आने वाले समय में कुछ सुधार हो सकता है? इसके मूल 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे यहाँ पर एसोसिएशनों की लड़ाई के कारण अभी हमारे पास देश भर में देश का एक फुटबॉल संघ नहीं है, तो वो टीम कौन भेजे इसका झगड़ा चल रहा है। अभी जब ये राष्ट्रीय खेल नीति आ गई है उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा। राष्ट्रीय खेल नीति अभी घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में। इसके आने के बाद खेल संघों का ये जो झंझट है, आपसी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ये सब मिटने वाले हैं। उसमें प्रोविजन कर दिया गया है कई प्रकार का। अच्छा। उसमें प्रॉपर ऑडिट होगी, प्रॉपर उनकी मीटिंग्स होंगी, प्रॉपर सिलेक्शन होंगे, कई तरह के बैरिकेटिंग, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग भी शामिल कर दी गई है। अच्छा। इवन देन आप अगर मीटिंग भी करेंगे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रकार से एक जिसको कहना चाहिए कि एक फेयर सिलेक्शन, फेयर पद्धति ये लाने के लिए प्रयास किया गया है। तो एक तो ये बड़ा कारण है कि हमारे पास में अभी खेल संघ नहीं है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि भारत में फुटबॉल के लिए मैदान बड़ा चाहिए होता है, तो अभी फुटबॉल के इतने अधिक बड़े मैदान हमारे पास में, ठीक प्रकार के अच्छे मैदान हों, केवल बंगाल को छोड़ दें क्योंकि वहाँ पर तो फुटबॉल हर नगर में होता है जी। तो फुटबॉल के मैदानों की भी कमी है। और तीसरा बड़ा कारण जो क्रिकेट का है कि उसके प्रचार प्रसार, उसका ग्लैमर इतना है कि बाकी लोग फुटबॉल की तरफ अभी इतना आकर्षित नहीं हो पा रहे। नहीं, पर जैसा आप बता रहे हैं मैदान, तो क्रिकेट के लिए तो बहुत मैदान उपलब्ध हैं, तो फुटबॉल के लिए? क्रिकेट के लिए भी बहुत अधिक मैदान नहीं है। आप हिसाब लगाएंगे तो जयपुर में मुश्किल से आपको 7 मैदान 8 मैदान ऐसे मिलेंगे जो प्रॉपर हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अधिक है। अच्छा, अभी आपने बात कही नई खेल नीति, राष्ट्रीय खेल नीति, चर्चा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति खूब रही है पिछले दिनों। अब आप बता रहे हैं कि जो खेल को लेकर भी नीति आ रही है, तो क्या इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले दिनों देश भर में जिस तरीके से कुश्ती को लेकर जो बवाल मचा था, उसके खिलाड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह का जो मामला था, क्या इस तरीके के जो घटनाक्रम होते हैं उससे बचने के लिए भी कुछ प्रावधान इस प्रकार के किए जा रहे हैं? नहीं, ये सोचना ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको बनाने में 5 वर्ष लगे जी। 2015 से लेकर 20 तक, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उस कमेटी के मेंबर रहे और वो इतने सरल रहते थे कि यहाँ से सीधे दिल्ली जाते थे, ऑटो पकड़ के उस भवन में जाते थे। अच्छा। और शिक्षा नीति के लिए योजना बनाते थे। कई बार ड्राफ्ट रीड्राफ्ट सुझाव ये सब लेने के बाद 5 वर्ष बाद शिक्षा नीति सबके सामने आई है। ऐसे ही खेल नीति के बारे में कि ये कोई ब्रजभूषण सिंह का काम जो हुआ प्रकरण, ये तो अभी का है।
लेकिन खेल नीति को लेकर के प्रयास पिछले 3-4 वर्षों से लगातार चल रहे थे, क्योंकि अभी वर्तमान सरकार की ये बहुत अच्छी बात है कि वो तथ्यों के नीचे जा कर के सबका सलाह लेकर के शोध करके पिछला सब जोड़ करके और फिर जा कर के वो कोई नीति बनाते हैं। तो उसके कारण से समय लगता है उसमें। मैंने जैसा निवेदन किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 वर्ष का समय लगा जी। ऐसी खेल नीति में, इसलिए इसको उससे जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। पर अब जो ये नई खेल नीति जो आ जाएगी, इसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि हर एक चीज में पारदर्शिता रखने का प्रयास किया जाएगा, तो ये जो घटनाक्रम हुआ, इस तरह के घटनाक्रम होने की संभावना कम रहेगी कुल मिला के, जब आपके साथ प्रमाण रहेंगे तो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि उसमें जो जो समस्याएं खिलाड़ियों ने बताई, सिलेक्शन को लेकर के, समितियों को लेकर के, कोच को लेकर के और इनके खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को लेकर के जितने प्रकार की समस्याएं बताई है, उनके समाधान की दिशा को पहले ध्यान में रख करके और फिर सारी नीति बनाई है। अच्छा, अब फिर से एक बार आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उन पर आएंगे। संघ का काम करते करते बहुत से प्रचारकों से भी आपका खूब संपर्क आया होगा, लेकिन एक प्रकार से ये कहें कि जब किशोरावस्था थी आपकी, युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, सामान्यतः वो एक ऐसी फेज होती है कि व्यक्ति उस समय अपने आइडियल ढूंढने लगता है समाज में। और चूंकि आप तो संघ की शाखा में जा ही रहे थे, शिक्षा वर्ग कर रहे थे, तो उस समय के कोई प्रचारक ऐसे ध्यान में आते हैं, उनकी कोई बात ऐसी ध्यान में आती है कि जिसको देख के लगता हो कि हाँ नहीं, मेरे को संघ में आगे काम करना है, इनके जैसा बनना है, इनमें कुछ ये 4 खास बात है, कुछ ध्यान में आता है ऐसा? मेरे को शाखा ले जाने के लिए हमारे शाखा कार्यवाह विष्णु जी थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि मैं स्वभाव थोड़ा मेरा शुरू से अच्छा नहीं था, बहुत थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव था। अच्छा। तो उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष मेरे पे प्रयत्न किया। वो 1.5 वर्ष तक प्रतिदिन घर आते थे और बोलते थे शाखा चलो। मैं शाखा, हाँ मैंने कहा आप चलो मैं आता हूँ, मैं जाता नहीं था। तो उन्होंने 1.5 वर्ष तक प्रयत्न किया। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये कुछ इतने दिनों से आ रहे हैं। फिर उनको मैंने एक आध बार देखा तो मेरे को लगा कि ये मजबूत आदमी है और बात के पक्के हैं। तो फिर मैंने उनका बात मान करके शाखा जाना प्रारंभ किया। उसके बाद तो लंबा समय कई प्रचारकों के साथ में बहुत निकट से काम करने का अवसर मिला। बहुत लंबी श्रृंखला है, क्योंकि 2-3 लोगों की 45 वर्ष का समय बहुत होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जिनसे मैं प्रभावित हुआ, सबसे पहले हमारे दीपक जी शुक्ला ऐसे पहले प्रचारक थे जो मेरे घर आए। तो मैं उनको टाल रहा था कि पर घर नहीं आए तो ही ठीक है। तो अंत वो बोले नहीं, भोजन करने आपके घर आना है। मैं टाल रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब आज तो लाइट नहीं है हमारे घर में। अच्छा। तो इसलिए आप नहीं आए तो अच्छा है। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बिना लाइट के आप भी तो भोजन करोगे वैसे ही मैं कर लूँगा। तो मुझे लगा कि वास्तव में, और फिर उन्होंने एक काम और किया। मैं प्रथम वर्ष करना की मन में कम थी, तो मैं बीकानेर चला गया। तो दीपक जी शुक्ला ने यहाँ से एक पत्र लिखा। कैलाश नाथ जी भट्ट उस समय जिला प्रचारक थे बीकानेर के। उनको पत्र लिख दिया कि एक ऐसा स्वयंसेवक है, उसको प्रथम वर्ष कराना है, वो बीकानेर आया हुआ है। अच्छा। तो कैलाश नाथ जी भट्ट मेरे घर पहुँच गए वहाँ बीकानेर में, और उन्होंने मेरी दादी को 2-4 संस्कृत के श्लोक सुनाए। मेरी दादी रोज गीता पढ़ती थी, उनको बहुत अच्छा लगा और उनका जाओ वर्ग में जाना है तुम्हें। वो श्लोक काम कर गए। हाँ, तो मुझे लगा कि इतनी चिंता करते हैं एक एक व्यक्ति की। दूसरा, माननीय सोन सिंह जी के साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत विराट उनका व्यक्तित्व था। एक बार मैं कुछ समस्या में था, तो मैंने अपने कार्यवाह जी को कहा, तो उन्होंने माननीय सोन सिंह जी से चर्चा की। तो माननीय सोन सिंह जी ने 3-4 दिन बाद एक समय दिया कि आप इतने बजे से इतने बजे के बीच में आइए, अपन चर्चा करेंगे। और पूरे आधा पौन घंटे उन्होंने मेरी सारी बात को सुना, और सुनकर के फिर उनको जो मार्गदर्शन करना था वो मार्गदर्शन उन्होंने किया। उस समय वो प्रांत प्रचारक थे और मैं केवल एक शाखा का कार्यवाह था, लेकिन इतना महत्व उनके द्वारा दिया गया, उसके कारण मुझे लगा कि ये संघ में ये कोई विशेष बात है कि कितनी चिंता ये करते हैं। ऐसे भी और भी अवसर आए। फिर समय समय पर प्रचारकों के साथ सभी प्रांत प्रचारक, मूलचंद जी भाई साहब, शिवलहरी जी भाई साहब, अपने शंकर जी भाई साहब, सबके साथ रहना हुआ। क्षेत्र में भी अनेक प्रचारक ऐसे रहे जिनके साथ काम करने का अवसर मिला। क्योंकि मैं महानगर का कार्यवाह रहा जी। तो जो महानगर प्रचारक आए उसमें हमारे भारत जी भूषण जी दिल्ली से आए, हमारे गजेंद्र सिंह जी जयपुर के
रहे, माननीय गोपाल जी आर्य रहे, इन सबसे अच्छे संबंध रहे, लेकिन इन सब में सबसे अलग स्वभाव मुझे गजेंद्र सिंह जी का लगा। वो एकदम पकड़ स्वभाव के थे और कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, आजकल किसान संघ में है। किसान संघ में तो उनका बड़ा स्वभाव अलग था। तो कुल मिलाकर के लेकिन जो प्रेरणा देने वाले ऐसे उनके जीवन थे, अस्थिमल जी भाई साहब जी, सबसे ज्यादा हमारे को, जो ब्रह्मदेव जी थे, जो हमारे प्रांत प्रचारक थे, जो माननीय सोहन सिंह जी से पहले प्रांत प्रचारक थे, ब्रह्मदेव जी का व्यक्तित्व इतना जोरदार था कि जिसको कहते हैं ना मुर्दे में भी जान फूंक दें, ऐसा उनका बौद्धिक होता था। तो उसको सुनकर के सबको जोश आता था। फिर पूज्य सरसंघ चालक जी, जो अभी वर्तमान में मोहन जी भागवत हैं, ये उस समय कार्यवाह थे तो घर पधारे। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि उस दिन के बाद वो कहीं भी मिलते हैं तो भूलते नहीं है, याद रखते हैं। अच्छा, सरसंघ चालक जी, सरसंघ चालक जी वो कहते हैं कि आपके घर मैंने बेजड़ की रोटी और बथुए का रायता खाया था, ये याद है मुझे। अच्छा, तो जहां भी मिलते हैं वो कहते हैं। और मुझे तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा सुअवसर अभी मिला जब पुत्र का विवाह हुआ। तो विवाह में नहीं पधारे तो मैंने निवेदन किया कि इनको आशीर्वाद देना है। तो वो जहाँ ठहरे थे वहां गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया बेटा बेटी बहू को, दोनों को। तो मेरे को पूरा आशीर्वचन उनका मिला। तो ऐसे एक लंबी श्रृंखला है प्रचारकों की। सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के बारे में जो अभी मेघ सिंह जी ने बताया, सामान्य रूप से मीडिया से जो लोग संघ को समझने का प्रयास करते हैं वे देखते होंगे कि सरसंघ चालक तो मिलते होंगे बड़े बड़े लोगों से, संघ के बड़े पदाधिकारियों से, या फिर जो लोग राजनीतिक चश्मों से देखते हैं वो सोचते होंगे कि केवल जो लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बड़े बड़े नाम हैं उनके इर्द गिर्द रहते होंगे। लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, संगठन आगे कैसे बढ़ता है कि संगठन का जो मुखिया है वो एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता के घर पे भोजन करने जाते हैं और वर्षों बाद तक उनको पहचानते भी हैं, जबकि उनके पास तो नित्य का ये काम है, रोज सुबह किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन होगा, शाम को किसी अन्य कार्यकर्ता के यहाँ होगा। लेकिन ये एकात्मता उसी प्रकार से होती है जैसे आपको अपने भाई को याद करने के लिए, उसका नाम याद करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता। ठीक वही स्नेह प्रेम का भाव संघ के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में देखने को मिलता है। आपने अभी बात कही बीकानेर में जिला प्रचारक कैलाश नाथ जी भट्ट, क्या मैं यदि ठीक पहचान रहा हूं तो जो जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता भी रहे हैं, वही है। वे प्रचारक रहे हैं वहाँ वो 3 वर्ष बीकानेर में जिला प्रचारक रहे। अच्छा, अब जानना ये चाहेंगे, बहुत से प्रचारकों की तो आपने बात की, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि संघ का काम जो है वो प्रचारकों का त्याग, समर्पण और वो जो समय देते हैं उसके कारण तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन गृहस्थी कार्यकर्ता उसका मूल आधार होते हैं। और बड़ी संख्या में बड़ी कार्यकर्ता भी जो है वो गृहस्थी कार्यकर्ता ही होते हैं, सतत एक क्षेत्र में रहते हैं और आपकी सार संभाल भी करते हैं। प्रचारक आज यहाँ है, कल कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो ये जो आपकी संघ की यात्रा रही, लगभग 50 वर्ष से अधिक की यात्रा हो गई। 1973 में आप गए थे, 2025 अभी चल रहा है। तो ये जो लगभग 5 दशक की यात्रा है, इसमें कुछ गृहस्थी कार्यकर्ता भी आपको ऐसे ध्यान में आते हैं कि जिन्होंने आपको संभाला हो, जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो आगे काम करने के लिए? देखिए, प्रचारकों की संख्या तो पूरे देश भर में सीमित है जी। 5,000 से अधिक प्रचारक नहीं होंगे शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है। गृहस्थ कार्यकर्ता लाखों की संख्या में। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब मैं महानगर कार्यवाह था तो महानगर में 300 शाखाएं थी और प्रचारक तो एक ही थे। तो 300 शाखाओं को संभालने वाले और ऊपर के प्रवासी कार्यकर्ता, तो बड़ी संख्या। मेरा कहने का मतलब है कि जितने प्रचारक हैं उनसे 100 गुना 200 गुना गृहस्थी कार्यकर्ता है। और जो गृहस्थी कार्यकर्ता कुछ तो ऐसे हैं कि जो कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रचारकों से भी ज्यादा काम करते थे। जैसे हमारे जय बहादुर सिंह जी शेखावत, जिस समय मैं संघ में आना प्रारंभ किया, वो हमारे महानगर कार्यवाह थे। जय बहादुर सिंह जी महानगर कार्यवाह थे उस समय? जी। अच्छा, मेरे को तो जो ध्यान में है, मैं तो उनको विश्व हिंदू परिषद का ही समझता रहा। जी नहीं, वो महानगर कार्यवाह रहे वर्षों तक जी। और उनका ये था कि सवेरे निक्कर पहन के जाते थे और जहाँ 10 बज जाते थे वहीं निक्कर बदल के धोती पहन लेते थे और ऑफिस चले जाते थे। अच्छा। उसके बाद जैसे ही 5 बजते वापस निक्कर पहन लेते और फिर साइम शाखा में चले जाते। क्या बात। ऐसा उनका वर्षों तक रहा। उनका एक संस्मरण है कि परम पूज्य श्री गुरुजी को उनकी पत्नी ने पत्र लिखा कि ये बहुत काम करते हैं, घर पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने दादा भाई को भेजा, तो दादा भाई को घर जाके दादा भाई ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि दादा भाई ही उनको लाने ले जाने का, साथ साथ घूमने का काम करते थे।
तो उनकी पत्नी ने उस पत्र में लिखा कि, बाद में बोले वो, उस समय तो नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि बहुत करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं समझाऊंगा। और उन्होंने उनको पत्र लिखा और वापस उनको कहा कि मैं समझाऊंगा। मैं तो फिर उनकी पत्नी बोली कि गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, असली गड़बड़ ये दादा भाई करते हैं। दादा भाई करते हैं, गिरिराज प्रसाद जी शास्त्री। तो कुल मिलाकर के इतना काम ग्रस्त कार्यकर्ता करते थे। उसके अलावा मैंने राधा कृष्ण जी राठी को देखा, प्रातःकाल 4 बजे मंगला की झांकी करना प्रतिदिन। उसके बाद संघ कार्यालय आना, भारतीय भवन, उस समय चौड़ा रास्ता था तो वहाँ जाते थे, जयपुर कॉलेज। उसके बाद साइकिल लेकर के सब जगह शाखाओं पे जाना। और इसके अलावा मैंने राधा मोहन जी दुसाद को देखा, प्रातःकाल शाखा जाना, फिर सचिवालय जाना, उसके बाद नमकीन भुजिया बेचना सायंकाल, उससे गृहस्थी अच्छे चलती थी क्योंकि उन दिनों तनख्वाह कम मिलती थी, वो काम भी करना साथ में। ऐसे हमारे कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी, उनका तो बहुत अद्वितीय उदाहरण है कि वे कभी भी रिजर्व बैंक देरी से नहीं पहुंचे ऑफिस। अच्छा, जब भी गए समय पे गए या नहीं गए, छुट्टी ले ली, पर देरी से नहीं गए, देरी से नहीं गए और पूरा काम करते थे। और संघ की योजना से उन्होंने ऐसा पकड़ रखा था वहां पर एक सीट कि उनकी 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। उन दिनों नोट हाथों से गिने जाते थे, तो गड्डियां देते थे उनको, गिनने के बाद उनका काम पूरा हो जाता। 4 बजे निकल जाते थे शाखा के लिए। तो कुल मिला करके, और जब तक उनको यहाँ से अनुमति नहीं मिली तब तक उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया, क्योंकि अगर प्रमोशन लेते और ऑफिसर बन जाते तो वो संघ का काम नहीं कर पाते, इसलिए प्रमोशन नहीं लिया। फिर जब यहाँ से अनुमति मिली, जब वो महानगर कार्यवाह बन गए, तब उन्होंने एग्जाम दिया, पहली बार में टॉप रहे। किस चीज का एग्जाम दिया? रिजर्व बैंक में प्रमोशन से पहले एग्जाम होता है। अच्छा, तो संघ ने अनुमति दी तो फिर परीक्षा दी, और परीक्षा दी तो टॉपर रहे। ऐसे हमारे सामने ग्रस्त कार्यकर्ताओं के बहुत उदाहरण हैं, और ग्रस्त कार्यकर्ता ऐसे ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत त्याग किया। देखिए, जब आप संघ कार्य के लिए समय निकालते हैं तो वो समय आपके परिवार का समय कटता है। आप कोई उसमें आर्थिक कुछ अर्जन कर सकते थे तो वो समय कटता है। परिवार के साथ कहीं जाना आना, शादी ब्याह सब छूटते हैं, तो बहुत कष्ट होता है उस सारे में से। लेकिन उन सारे कष्ट को उठाकर भी काम करना हंसते हंसते, ये बहुत विलक्षण बात है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि संघ का काम किस तरीके से आगे बढ़ा है। ये कुछ वानगी आपके सामने अभी चर्चा के रूप में आई है। प्रचारकों का अपना एक अलग महत्व होता है। गृहस्थी कार्यकर्ताओं में जय बहादुर सिंह जी शेखावत की बात हुई राधा कृष्ण जी राठी की, और साथ ही साथ पाथेयकर्ण के संस्थापक संपादक कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी के बारे में भी जिस तरीके के संस्मरण आए हैं, निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि ये वो कार्यकर्ता हैं संघ के कि जिनको देखकर और हजारों लाखों स्वयंसेवक उनसे लगातार निरंतर प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। अभी हाल ही में कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी ने एक पुस्तक लिखी है, धर्म संस्थापनार्थाय, उसका विमोचन का कार्यक्रम हुआ, उसमें मेरा जाना हुआ, और वहाँ जो पुराने अनुभव जो सुने अलग अलग लोगों से, और फिर उस पुस्तक में भी मैं निश्चित रूप से दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि वो पुस्तक पठनीय पुस्तक है। बहुत जीवन के अनुभव हैं उसमें कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी के। संघ को लेकर जो उनका काम रहा, जो बातें जिस तरीके से सरलता से उन्हें लिखी हैं, मुझे लगता है कि संघ के स्वयंसेवकों को वो पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। मेघ सिंह जी, बात करेंगे जिस तरीके से क्रीड़ा भारती की बात हुई, आपने जिस तरीके से संघ में काम किया, वो भी सारी चर्चा हुई। केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर के नज़दीक जो है एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, संघ की योजना से वो चलता है, आप उसमें सचिव हैं। वहाँ की गतिविधियों की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी आज जो सामान्य रूप से सामान्य लोगों के मन में एक विचार आता है कि पढ़ाई किस माध्यम में होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, हमारे यहाँ के परिवेश के आधार पर कहें तो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ समाज में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% से अधिक समाज वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाता है, यदि उनकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये जो विरोधाभास है, क्या लगता है मूल सिद्धांत कुछ है, चल कुछ और रहा है? देखिए, ये हमारे लिए विडंबना की बात है कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा आपकी मातृभाषा में नहीं होती है। जर्मनी में आप देखेंगे तो जर्मन भाषा में पढ़ाया जाता है, इजराइल को देखेंगे तो हिब्रू में पढ़ाया जाता है, चीन में चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है। यानी कोई देश ऐसा नहीं है जो अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ाता हो।
भारत ही है जहाँ पर अंग्रेजी चलती है, जबकि बातचीत की भाषा या तो उसकी मातृभाषा है या हिंदी है। तो ये विडंबना का कारण ऐसा है कि हम जब अंग्रेजों के समय हम देश हमारा गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजी जानने वालों को नौकरी जल्दी मिल जाती थी। वो मानसिकता कहीं ना कहीं आगे तक चली और हमारी शिक्षा में और हमारी पूरी व्यवस्था में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि जो अंग्रेजी का जानकार है उसकी नौकरी लग जाएगी, कुछ ना कुछ उसको काम मिल जाएगा। इसके कारण जो माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा शिक्षा प्राप्त कैसी भी कर ले लेकिन आगे जाकर के उसको नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा सोचकर जो शिक्षा दिलाते हैं माता पिता, तो उनको लगता है कि अंग्रेजी माध्यम इस दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, अभी हमने थोड़े समय पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी की थी, उसका विषय यही था कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। उस गोष्ठी में जो 3 मुख्य बातें आई उनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मातृभाषा में पढ़ाने का लाभ क्या है। तो जो भी विचार मन में आते हैं वो आपकी मातृभाषा में आते हैं, कभी भी अंग्रेजी में नहीं आएंगे। सपने भी उसी भाषा में आते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इजराइल के वहाँ पर वो हिब्रू भाषा में पढ़ाते हैं। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से कम है, लेकिन वहाँ पर अब तक 17 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। जबकि भारत इतना बड़ा देश है, अभी 6 मिले, उसमें भी 3 विदेश में ही रहते हैं, यहाँ रहते नहीं। तो एक तो ये, दूसरा वहाँ पर डॉक्टर पनगड़िया पधारे थे जो कि बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से छत डालते समय एक आरसीसी का फ्रेम हम डालते हैं, ऐसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दिमाग में उसकी मातृभाषा की एक फ्रेम होता है। तो यदि उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो वो उसको तुरंत एक्सेप्ट करेगा। ठीक बात है। तीसरी बात क्या जो मुख्य वहाँ निकल करके आई वो ये कि भाषा जो है वो केवल भाषा नहीं है, साथ में संस्कृति भी लाती है। जैसे अंग्रेजी यहाँ आएगी तो अंग्रेजी साथ में संस्कृति भी लेकर के आएगी। स्कर्ट पहनना ये हमारी संस्कृति में नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में स्कर्ट चलती है, तो ये साथ में संस्कृति आती है। जैसे वहाँ पर विद्यालय में यदि बालक चाहे, विदेशों में जहाँ पर ये फॉरेन कल्चर है, वहाँ का इंग्लिश मीडियम है, तो बच्चा चाहे तो चलती क्लास में टिफिन खोलकर खा सकता है। बच्चा चाहे उसका मन नहीं लग रहा है तो क्लास छोड़कर जा सकता है बिना पूछे, बिना बताए। अच्छा, तो ये जो एक संस्कृति आती है साथ में, तो वो एक बड़ी दुखदाई है। और मैं आपको बहुत एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इस विषय पे मेरे एक कार्यकर्ता थे ब्रजेंद्र जी, उनसे बहुत रोज लड़ाई होती थी। अच्छा, वो कहते थे भाई साहब क्या हिंदी मीडियम, कुछ नहीं होने वाला, बच्चे सब पीछे रह जाएंगे, ये वो बैंक में नौकरी करते थे। एक बार बाई चांस क्या हुआ कि उनका ऐसी ब्रांच में नौकरी लग गई, ट्रांसफर हो गया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर ही खुली हुई थी। और जयपुर की स्कूल की बात है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। जब वो उस ब्रांच में गए तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार तो सड़क पर है, गली में एक द्वार और है, पतली गली में। उस गली में जो दृश्य उन्होंने देखा कि 10वीं 11वीं के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, 10वीं 11वीं के बच्चे बियर पी रहे हैं, उस स्कूल के टीचर के साथ बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़ करके। ये जब सारा वातावरण उन्होंने देखा तो उन्होंने आकर के मुझसे खुद ने ऐसे कान पकड़ के कहा, भाई साहब मेरे से गलती हुई। जो हमारी मातृभाषा है उसके साथ में संस्कृति भी जुड़ी हुई है, ये भी हमारे आज के पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है कि भाषा अपने साथ संस्कार लेकर आती है। लेकिन मेघ सिंह जी, एक चीज जो है वो व्यावहारिक यदि बात हम करें, सैद्धांतिक रूप से तो पूरी बातें हर एक कसौटी पर खरी उतरती हैं, लेकिन फिर भी व्यावहारिक यदि बात करें तो कई बार ऐसा देखने को आता है कि वास्तव में हिंदी मीडियम के जो स्कूल हैं उसमें किस प्रकार के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और क्या बड़े अधिकारियों के या जो समाज का प्रबोधन करने वाले व्यक्ति हैं, या मैं कहूँ एकदम बिना किसी लाग लपेट के कि जो लोग प्रारंभिक शिक्षा हिंदी भाषा में ही होनी चाहिए, इस बात के प्रखर समर्थक हैं, क्या उनके परिवारों में ये स्थिति बन गई है? क्या वे स्वयं अपना उदाहरण ये समाज के सामने रख सकते हैं कि हमने हमारे बच्चों को, हमारे पोते पोतियों को, हमारे नातियों को वहां हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते ये प्रोग्रेस हो गई है? क्या लगता है ये इस प्रकार की स्थितियां? पहली बात तो देखिए, हिंदी का मतलब ही नहीं है, मातृभाषा का मतलब है कि वो जो भाषा बोलता है। तो मैं अगर राजस्थानी बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ, तेलुगु बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, उसमें पढ़ाना है। हाँ, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, ये कहीं नहीं है कि हिंदी मीडियम पढ़ने वाला
नौकरी में पीछे रहेगा, सिलेक्शन में पीछे रहेगा। मुझे नहीं लगता, ये अभी थोड़ी सी गलतफहमी है। मैं आपको निवेदन करूं कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े हुए 3 कलेक्टर, चूंकि मैं बीकानेर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ध्यान में है, एक के बाद एक 3 कलेक्टर लगातार बीकानेर में आदर्श विद्या मंदिर हिंदी मीडियम में पढ़े हुए नहीं, हैं। पर वो तो समय अलग था ना भाई साहब। अभी ये अभी जो की बात कर रहा हूँ मैं, अभी जो अभी पिछले अभी 15 वर्षों में जो चीजें बदली हैं जिस अभी तरीके जो से, चल रहा है उसी में बता रहा हूँ। फिर आज की तारीख में जो अपना माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें बहुत अच्छे पद पर, मैं कह सकता हूँ कि भारत के 5 प्रमुख लोगों में उनकी गिनती होती है, हमारे विद्यालय से निकले हुए बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बालक कहीं पीछे रहते हैं, ये थोड़ा सा उनके मन में गलतफहमी है। दूसरा, अभी एक सर्वे और आया है कि जिससे ध्यान में आता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बालकों का जो बाकी का व्यवहार है, जीके है, नॉलेज है, वो हिंदी मीडियम के मुकाबले काफ़ी कम रहती है। और एक जो सबसे बड़ा इसमें है कि जब तक पेरेंट्स ये सोचेंगे कि मुझे तो केवल नौकरी से ही मतलब है, या मेरे बच्चे को केवल बस इंग्लिश बोलना आ जाए तो ये थोड़ा ठीक लगेगा सुनने देखने में, ये जब तक विचार रहेगा तब तक ही है। अन्यथा मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ साथ यदि संस्कार भी लेने हैं और अच्छी शिक्षा लेनी है, दोनों को लेना है, तो फिर मातृभाषा में केवल प्राथमिक तक की बात है, 5वीं तक पढ़ना, बाद में पढ़ाई। और अपने विद्यालयों में भी अब प्रारंभ हो गए हैं प्रयोग कि हम अंग्रेजी से द्वेष नहीं और अंग्रेजी पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बोलचाल की अंग्रेजी भी हम सिखाना प्रारंभ किए हैं। बस अभी समस्या क्या है कि अभी बोलचाल की इंग्लिश जो है वो अभी हमारे विद्यालयों में कम है, उसके कारण समस्या आती है। लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा उदाहरण है। महेंद्र जी सिंगल का आपने अभी चर्चा की कि उनका इंटरव्यू, उनका बेटा शुरू से अच्छा था, ब्रिलियंट था, मेरिटोरियस था बच्चा, तो उसका आईआईटी में 300वें नंबर पे सिलेक्शन हुआ, तो उसको दिल्ली मिल गया। जब वो आईआईटी दिल्ली में गया तो वो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों के साथ ही। तो वहाँ पर जो उसने वातावरण देखा अंग्रेजी का, तो वो एकदम नर्वस हुआ। अच्छा, उसको लगा कि ये सब अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे हैं, हम कहाँ आ गए एकदम कहाँ से। आ गए। तो वो थोड़ा सा घबराए। उन दिनों गोपाल जी भाई साहब महानगर के प्रचारक थे, उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करें। उन्होंने एक आईआईटी में प्रोफेसर, उनका नाम नंबर दिया कि आप उनसे मिलना। तब वो जो अंकित है वहाँ जाकर के मिला उनसे, तो उन्होंने पहले तो उसको सारी बात समझाई, फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैं भी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, अच्छा, और मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, आराम से थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोलचाल में उसका ठीक हो गया। बाद में वो यूएस गया, वहाँ से एमएस किया, नौकरी की 5-7 वर्ष, फिर वापस आज वही बालक दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर है। निश्चित रूप से उस समय के तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे जा सकते हैं, लेकिन कई बार जब हम सामान्य लोगों के बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, तो एक टर्म चलता है, यथा राजा तथा प्रजा। और ये बात मैं केवल आदर्श विद्या मंदिरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात आती है सरकारी विद्यालयों को लेकर भी, कि उनमें भी जिस तरीके से लगातार गुणवत्ता में कमी की बात हो रही है, लगातार नामांकन कम होने की बातें हो रही हैं, अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालय लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं अक्सर कई बार मंचों से भी ये बात कहता हूँ कि इन विद्यालयों को सुधारना है तो आप एक कानून ला दीजिए कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके सबके बच्चे वहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किसी कलेक्टर का बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो सामान्य समाज में ये मैसेज जाता है कि हाँ, कलेक्टर साहब का बच्चा पढ़ रहा है मतलब पढ़ाई वहाँ ठीक हो रही होगी। अब ये दुविधा जो है समाज के भीतर, ऐसा नहीं लगता है कि बड़े बड़े जो जज हैं या बड़े नेता हैं या बड़े अफसर हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और सामान्य व्यक्ति ये सोचता है उनको देखकर। तो वही बात इस मीडियम को लेके, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसको लेकर लगती है। तो समाज में ऐसे उदाहरण मेरे दृष्टि में तो अभी कम आ रहे हैं जो सामने आकर ये कहें, संभ्रांत परिवारों के, अच्छे सक्षम परिवारों के, कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोती आज हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। क्या लगता है इस स्थिति को कैसे क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए क्या होता है, ये अंग्रेजों ने बड़ी योजना पूर्वक इस देश से गुरुकुल समाप्त करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्थापित किया, और वो कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे, तो बहुत स्थापित थे, और उन्हीं के ब्रांचेज के रूप में आज हमको ये जेवियर और ये एंसलम और ये सब दिखाई देता है। तो उनका जो नेटवर्क है, उनका जो सेटअप है, वो बहुत बड़ा है, पुराना है। उसके कारण से एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमारे बच्चे को कॉन्वेंट में हम पढ़ाएं। उसके कारण भी ये बड़ा उसमें से निकल करके आ रहा है। दूसरा, जिस दिन उनको जब
बच्चा बड़ा होता है और फिर जब उनको ये समस्याएं आती है कि बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, छोड़ के जा रहा है, बुढ़ापे में ध्यान नहीं दे रहा है, वो जो बॉम्बे अपार्टमेंट में 2.5 वर्ष बाद कंकाल मिला, हाँ। ऐसी घटनाएं होती है, जी। तब जाकर उनको ये समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन ये समझते हैं जब तक देर हो चुकी होती है। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ लोग सामने आएंगे और आ भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेरे दोनों बच्चों को हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ाया, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया। आज मेरी बिटिया डेलाइट कंपनी में वो टीम लीडर है, उसको कोई समस्या नहीं आती है। आज उसका अच्छा पैकेज है, बेटा इंजीनियरिंग करके और आराम से नौकरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बालक भी, अभी उसी स्कूल में जाकर आया हूँ 15 अगस्त को, तो वहाँ की बिटिया खुद की कंपनी रन कर रही है, IT कंपनी, जिसमें 250 कर्मचारी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे जो है उदाहरण है। उदाहरण इसलिए को मिलेंगे। अपने माता पिताओं को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे तो ही इसका भविष्य अच्छा है। मैंने तो प्रारंभ से ये ध्यान रखा कि मेरा बेटा बेटा रहे, बेटी बेटी रहे, चाहे 2 आंकड़े कम सीख जाए, हाँ, हाँ। 2 पैसे की नौकरी कम, परिवार में शांति और संस्कार रहे, ये संस्कार है। आवश्यक है। ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन ये सब बदलने वाला। चर्चा तो कई घंटों तक हो सकती है, केवल 2 प्रश्न और लेंगे आपसे। एक तो संघ का काम करते हुए 5 दशक हो गए, इतने सारे कई अभियान भी आए होंगे, आंदोलन भी हुए होंगे। कोई ऐसे 1-2 उदाहरण, कोई दृष्टांत कोई आपके ध्यान में आते हैं जो लगता है कि हाँ, ये काम करते हुए और मेरे को ये काम करने का, विशेष कार्य करने का अवसर मिला, मन में एक संतोष का भाव रहता है कि हाँ, संघ के साथ जुड़ा और उसके कारण अपने जीवन में परिवर्तन आया, या कोई बड़े आंदोलन, अभियान, उनमें अपनी कुछ भूमिका रही, ऐसा कुछ इस 5 दशक की यात्रा में से? वैसे तो देखिए, संघ ने अपने 100 वर्षों में पहले 15 वर्ष केवल संघ 1925 से 1940, 1940 से 1973 तक परम पूज्य श्री गुरु जी ने विविध संगठनों में ध्यान देना प्रारंभ किया। तो ये विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, आपका किसान संघ, वनवासी, सब सामने आए। खूब संगठन बने उस समय। फिर 73-75 के बाद में ऐसा लगा कि इतने संगठन बनने के बाद भी समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ नहीं है। तो फिर संघ ने आंदोलन प्रारंभ किए, जिसमें से फिर ये राम जन्मभूमि, गंगा जल, ये राम ज्योति, ये सब यात्राएं निकली और ये बड़े आंदोलन हमने 75 से लेके 2010 तक किए। अब जो चौथा चरण है उसमें समाज को आगे रखकर समाज के ही लोगों के माध्यम से समाज परिवर्तन का काम करना, गतिविधियां हैं, इस चरण में हम आ चुके हैं जी। तो ये तो एक तरह से ही संघ के फेज वाइज जो बातें रही वो है। बिल्कुल। और उसमें जो हमारे समय जो काम चले उसमें मुख्य रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन था। कार सेवा में जाने का अवसर मिला? कार सेवा में मुझे जाने का अवसर इसलिए नहीं मिला, कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी हमारे नगर कार्यवाह थे महानगर के, तो उन्होंने कहा कि पहले आप सबको रवाना करो, क्योंकि आप महानगर का आपको दायित्व है, आप 4 दिसंबर को चले जाना। अच्छा। तो 3 दिसंबर तक मैं रोजाना यहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है, वहाँ तिलक लगा लगा के भेजता था। 1990 की कार सेवा में तो ये 5 कार्यकर्ता जिनको मैंने तिलक लगाकर रवाना किया, उसमें हमारे ये सतीश पुनिया जी, केशवानी जी, डॉक्टर साहब, ऐसे लोग थे कि मैं नगर कार्यवाह था। तो लेकिन 4 दिसंबर को वहाँ से सूचना आ गई कि कार सेवक पुरम भर गया, अब किसी को जाना नहीं। अच्छा। आप भेजने में लगे रहे? हाँ। तो फिर क्या हुआ, 4 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पे जोरदार दृश्य था कि वहाँ 100-125 कार्यकर्ता आ गए और उनको मना करना था। अब मैं चूंकि दायित्ववान था, मैं खुद ही कह देता कि नहीं हम नहीं मानते, तो फिर वो सब कैसे मानते। तो मेरे को भी मन कड़ा करना पड़ा कि मन तो नहीं मान रहा था, घर से तिलक लगा के आए थे, लेकिन उनको भी मनाया सबको। फिर भी 10-15 कार्यकर्ता ऐसा था, वो बोले नहीं अब हम तो तिलक लगा के आ गए, हम नहीं मानेंगे, आपकी योजना से नहीं जा रहे, हम तो हमारी योजना से जा रहे हैं। अच्छा। और ऐसे चले गए वो। तो एक तो कार सेवा के समय का वातावरण अच्छा था। दूसरा, बीच बीच में उन दिनों झगड़े बहुत होते थे, मारपीट बहुत होती थी, लड़ाई झगड़े शाखा को लेकर बहुत होते थे। अनेक ऐसे अवसर आए कि जब कुछ न कुछ ऐसा अभियान चलाना पड़ा मारपीट का। वो भी एक पूरा क्रम है अपने आप में। शाखा पर अगर किसी ने गड़बड़ी की तो उसको घर जाकर रात्रि में निकाल के पीटना, ये सब अभियान चलते थे। ये कब से कब तक चला होगा, कुछ कालखंड बता पाएंगे? मैं 80 से लेके 2005 तक जब यहाँ टोंक फाटक पे रहा, एक बार तो हमको राजस्थान विश्वविद्यालय में शाखा नहीं लगाने दी। अच्छा। उन्होंने शाखा का ध्वज उखाड़ दिया, तो फिर हम यहाँ से 40 कार्यकर्ता दंड लेकर गए
महाराणा प्रताप हॉस्टल में, अच्छा। जिन्होंने नहीं लगाने दी उनकी ठुकाई की। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। बजाज नगर का कुछ भी बताने के हैं, कुछ नहीं बताने के भी सब प्रकार के हैं। लेकिन दूसरी जो मुख्य बात, जो सबसे अच्छा अनुभव रहा, कि मेरा ये मानना है कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है। कई बार परिस्थितियां ऐसी दिखती थी कि क्या होगा, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता। ऐसा मुझे अनेक बार अनुभव हुआ कि आज अभी से 2 घंटे पहले तक कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भगवान की कृपा से कार्यक्रम शुरू होते होते सब ठीक हो जाता था। ऐसा मुझे अनेक बार अनुभव हुआ। इसीलिए दृढ़ विश्वास हो जाता है कि संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य। अभी 2002 में जब हमने 50,000 का संचलन किया, पूरे राजस्थान का बड़ा कार्यक्रम था, मेरे जिम्मे संचलन था। तो संचलन 11 स्थानों से निकलने थे और उन संचलनों को टाइम टू टाइम मिलाना था। तो हमने तय किया कि 2 बजे रामबाग पे मिलाएंगे। किसी कार्यकर्ता ने सुझाव दिया कि 2 बजे तो कोई आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, यानी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई समय अलग तय करिए। तो हमने 2:11 समय तय किया कि 2:11 पे सभी 11 संचलन रामबाग पर आकर के मिलेंगे। तो यहाँ के जो कलेक्टर थे, जो यहाँ के एसपी थे, वो बोले, उस समय बादाम बैरवा DYSP थी, ये संभव ही नहीं है कि पूरे राजस्थान के 50,000 लोग आए और एक समय पे 11 जगह से चल के बिल्कुल 2:11 पे आ जाएंगे, ये असंभव है, ऐसा उन्होंने कहा। उस समय के जो यहाँ के ट्रैफिक के एसपी थे, उन्होंने भी यही शब्द कहा। मैंने कहा नहीं, आप चिंता नहीं करें, होगा। तो हम रात को प्रतिदिन उसका अभ्यास करते थे। हमने लगभग 10 बार रात्रि में संचलन का अभ्यास किया, अग्रेसरों को लेकर के। हर जगह से 4 अग्रेसर चलते थे, फिर टाइमिंग मिलाते थे, दूरी कदम से कदम 1-1 सेकंड मिला करके फिर वहाँ आते थे। ध्वज जो लेकर चलता है वो वहाँ पर आना चाहिए, ये हमारा टारगेट था। तो हमने लगभग कोई 8 से 10 बार रात्रि को, क्योंकि दिन में ट्रैफिक रहता है, तो रात को 12 बजे बाद हम अभ्यास करते थे। रात को 1-1:30 बजे तक अभ्यास चलता था, 2 बजे तक। ऐसा हमने लगभग 8-10 बार किया। और फिर जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ अमरूदों के बाग में, तो अमरूदों के बाग की अनुमति का भी बड़ा विशेष बात थी। वो तो उसकी साफ सफाई का, वो भी बड़ा साफ सफाई बाद का विषय था। उससे पहले जो अंदर संघर्ष चला जी, उस समय यहाँ पर गहलोत सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ अनुमति नहीं देंगे। तो हमारा ये था कि शहर में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप भवानी निकेतन करिए या और दूर जाइए। तो हमारे प्रकाश जी भाई साहब प्रांत प्रचारक थे, तो हम ये कहते रहे कि हम जनपथ पे करेंगे। अच्छा। सरकार ने कहा कि अनुमति, सह प्रांत प्रचारक रहे होंगे शायद, सह प्रांत प्रचारक। तो उस समय वो बोले कि हम जनपथ पे करेंगे, और हम बोले जनपथ पे करेंगे, वो बोले दूर करो। ये सब चलता रहा। जब केवल 8-10 दिन रह गए, तब प्रकाश जी भाई साहब और 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिल करके और इस अमरूदों के स्थान को देखा कि ये बड़ा अच्छा है। तो ये सरकार के अंडर में नहीं था, इसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बाछावत जी इसके कमिश्नर नियुक्त किए हुए थे। तो भाई साहब और भरत व्यास जी दोनों दिल्ली गए, चुपचाप वहाँ जाके रसीद कटा लाए, अनुमति ले आए, मतलब वहाँ से अनुमति ला करके, और चुपचाप बैठ गए और यही कहते रहे कि हम तो जनपद पे करेंगे, हम तो जनपद पे करेंगे। वो सरकार इसी में लगी रही। लेकिन जब केवल 5-7 दिन रह गए, तब अचानक से उन्होंने कहा हम अमरूदों के बाग में करेंगे। अब वो JDA में वो कागज संभालना, ये करना, वो करना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, सरकार में इतना जल्दी कुछ होता नहीं जब तक समय आ गया। तो उनको अंततः अनुमति देनी पड़ी, और कूटनीतिक रूप से स्थान प्राप्त हुआ। और दूसरा, बस उन्होंने एक BM शर्मा जी कलेक्टर थे, उनके साथ भंवर जी भाई साहब हमारे साथ जाते थे, हमने 5-7 मीटिंगें की। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि साहब आप कम से कम इस विधानसभा के सामने से तो मत निकलना। अच्छा। यहाँ धारा वो लगी हुई है, 144 लगी हुई है। तो भंवर जी भाई साहब ने भी बड़ा अच्छा उत्तर दिया उनको, भाई 144 कैसे टूटेगी? आप ये विधानसभा के सामने से प्रतिदिन कोई न कोई मरने वाले की प्रोसिक्यूशन लेके यात्रा भी निकलती रहती है, तो वो उसमें भी 250, 300, 500 आदमी रोज जाते हैं, तो तब क्यों नहीं टूटती है? उनका धारा 144 जब टूटती है जब हमारा कोई प्रोसिक्यूशन हो, हम कोई मांग लेकर के निकालें। हमारे कोई मांग ही नहीं, हम तो गुजर रहे हैं उधर से। और आप ऐसा, फिर भी चलो उनकी एक बात को मानते हुए हमने वो छोड़ा। लेकिन वो जो एक समय था जिसमें पूरा ताकत लगा करके पूरे देश के साथ में, मेरे जिम्मे जो बस्ती थी शांति नगर, उससे हमको 100 कार्यकर्ता तैयार करने थे संचलन के लिए।
अच्छा। प्रतिदिन प्रातःकाल शाखा जाकर के संपर्क करना, मोहल्ले में तैयारी कराना। 100 कार्यकर्ता की जगह 115 कार्यकर्ता तो संचलन में वहां से आए। फिर ये व्यवस्थाएं सारी राष्ट्र शक्ति संगम के नाम से कार्यक्रम था, राष्ट्र वो शक्ति 2001 का कार्यक्रम था शायद। 2001 हाँ, निश्चित रूप से अद्भुत कार्यक्रम था और पुराने कार्यकर्ताओं को तो ध्यान में होगा कि जयपुर के आसपास से अनेक स्थानों से बसों में जो है वो कार्यकर्ता आए थे और मैं भी साक्षी हूँ उस कार्यक्रम का, मेरे को रहने का अवसर मिला उस कार्यक्रम में। तो मुझे ध्यान आता है कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक काली टोपी लगाए हुए स्वयंसेवक ही स्वयंसेवक नजर आते थे और शायद जयपुर की सड़कों पर इतना बड़ा संघ के स्वयंसेवकों का समूह पहले शायद ही कभी लोगों ने देखा हो, निश्चित रूप से। लेकिन इतने बड़े आयोजन के पीछे किस प्रकार से लोग काम करते हैं, स्थान की अनुमति कैसे मिलती है, उस अमरूदों के बाग की साफ सफाई को लेकर भी बहुत सारे कहानी, किस्से और दृष्टांत हैं जो अलग अलग कार्यकर्ता बताते रहते हैं और उस कार्यक्रम के बाद में वहां निरंतर कार्यक्रम होते रहे। निश्चित रूप से इस चर्चा में मेघ सिंह जी ने एक बात और कही कि अनेक अवसर ऐसे भी आए कि जब इनको लगा कि ईश्वरीय कार्य है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हम ये जो सीरीज चला रहे हैं 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की, ये सीरीज भी इसी प्रकार से ही चल रही है। एक दिन सुबह 4:30 बजे मन में कहीं विचार आ गया कि क्या कुछ किया जा सकता है इस समय, संघ का शताब्दी वर्ष आने वाला है। मन में विचार आया, न कोई स्टूडियो था, न कोई संसाधन थे, लेकिन विचार आया और जैसा हम कहते हैं संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। कुछ मित्रों से बात हुई और उसी दौरान एक मित्र प्रदीप जी से मेरा मिलना हो गया। उनके स्टूडियो में उनके संसाधनों का उपयोग हो रहा है, भगवान भरोसे काम चल रहा है। अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन ठीक है, जैसा अभी काम चल रहा है, ईश्वर का काम है, ईश्वर ही करवाने वाला है। खैर, चलते चलते आपसे जो नए कार्यकर्ता अभी संघ से जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी जो आ रही है, जिन्होंने वो आपातकाल का संघर्ष नहीं देखा होगा, जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन नहीं देखा होगा, उन सब नए कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत एक अत्यंत प्राचीन देश है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नया नहीं कर रहा। जो चीजें हम भूल गए थे उनको पुनः याद दिलाने का काम संघ करता है। जैसे हम नए वर्ष को 1 जनवरी मनाते, हम लोगों ने 94 में समिति बनाई और नववर्ष समारोह समिति बना करके और कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो आज समाज में चैत्र शुक्ला एकम स्थापित हुआ वापस से। जी, बड़े आयोजन होने लग गए अपने तो आप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई नया काम नहीं कर रहा। पहली बात तो हमको ये स्पष्ट रहना चाहिए कि जो हम भूल गए थे, वर्षों की गुलामी के कारण समझे, काल के कारण से समझे, कुछ धूल जम गई थी। संघ का काम उस धूल को हटाकर वापस अपनी जड़ों से जोड़ने का, मूल चीजों से जोड़ने का, ये संघ का काम है। और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों को स्वयं को, सबसे पहले स्वयं को, अपने परिवार को, उसको उन जड़ों से जोड़ना, इसकी आवश्यकता है। संघ की शाखा में चले जाने से संघ के स्वयंसेवक नहीं बनते। हमारे एक पुराने कार्यकर्ता कहते थे कि आप शाखा में चले गए लेकिन संघ आपके घर में आया कि नहीं आया। आप तो चले गए वहां बाहर शाखा में, संघ आपके अंदर आया कि नहीं आया, आपके घर परिवार में आया कि नहीं आया। तो संघ हमारे परिवार में आए, स्वयं में संघ आए, इसकी ज्यादा आवश्यकता। और इसलिए हमारे ब्रह्मदेव जी कहते थे कि शाखा 1 घंटे शाखा में जाना, लेकिन बाकी के 23 घंटे आपके मन में शाखा चले तो फिर आप अच्छे स्वयंसेवक बन सकेंगे। केवल 1 घंटे शाखा में हमारा अलग व्यवहार है, 23 घंटे अलग व्यवहार है, ये चलने वाली बात नहीं। इसलिए नए स्वयंसेवकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 24 घंटे के स्वयंसेवक बने। निश्चित रूप से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात मेघ सिंह जी ने कह दी है कि हम 24 घंटे के स्वयंसेवक बने। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे जाकर हमने इतिश्री कर ली और वो जो स्वयंसेवकत्व है वो आप जहाँ भी कहीं, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपकी नौकरी है, आपका व्यापार व्यवसाय है, जहाँ भी हैं आप, उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। और प्रकटीकरण का उदाहरण भी इन्होंने चर्चा में जिस प्रकार से कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी का उदाहरण इन्होंने दिया था कि अपने सेवा काल में कभी भी देरी से अपने संस्थान में नहीं पहुंचे। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रामाणिकता क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी को इन्होंने कहा कि आप शाखा में बाहर जा रहे हैं लेकिन आपके घर में शाखा आई या नहीं आई। शताब्दी वर्ष में जहां तक मेरी जानकारी है, कुटुंब शाखा का भी एक जो है वो विषय आने वाला है कि परिवार सहित आप महीने में 1 बार शाखा जा सकते हैं। तो उस समय
आपके परिवार में जितने भी लोग हैं वे सब भी संघ की क्या गतिविधियां हैं, शाखा में क्या कुछ होता है, उन सब से निश्चित रूप से परिचित होंगे ही। तो संघ की ये अनथक यात्रा निरंतर इसी प्रकार से चल रही है। अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ हम उनके अनुभव, उनके संस्मरण आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। आज की ये जो चर्चा हुई है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। मेघ सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके पसीने से बढ़ा है संघ, जिनके श्रम से आगे बढ़ा है संघ का संस्कार, और शाखा के माध्यम से समाज जीवन में जिस तरीके से परिवर्तन लाने का प्रयास जो व्यक्तित्व कर रहे हैं, उनसे आपको करवाएंगे रूबरू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।